हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 34, 34 नंबर लेक्चर, जिसके अंदर अपन जो वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर है इसको अपन आगे बढ़ाएंगे। अगर अपन बात करें पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर पर मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम है वो पढ़ा दी थी। और वर्क एनर्जी थ्योरम में यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय में मैंने आपको बताया था कि सभी प्रकार के बलों के द्वारा किया गया कुल कार्य निकाय की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। समझ में आ गई बात? अब ध्यान से देखना, देखो सभी प्रकार के बलों में संरक्षी बल, असंरक्षी बल, आंतरिक बल, बाह्य बल, सभी प्रकार के बल आ गए थे। तो सभी प्रकार के बलों के द्वारा किया गया कार्य निकाय की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। और उसके बाद में इस पर आधारित अपन ने कुछ अच्छे से क्वेश्चंस भी किए थे। तो चलो अपन कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये अपने पास में कोई भी दर्द आधार है, यहाँ से अपन ने कोई स्प्रिंग है उसको बांध रखा है, और स्प्रिंग कांस्टेंट यानी स्प्रिंग नीतांक कितना देगा आपके पास है के, और यहाँ पे x बराबर 0 है, यानी अभी जो स्प्रिंग है उसमें किसी भी प्रकार का प्रसार नहीं है, ठीक है ना। स्प्रिंग अपनी प्राकृतिक लंबाई की स्थिति में है। इसके बाद में यहाँ पे जो ब्लॉक है उसको रेस्ट है, तो ब्लॉक को विरामावस्था से मुक्त किया जाता है। तो स्प्रिंग में अधिकतम प्रसार व अधिकतम वेग किसका भी, ब्लॉक का, ठीक है ना। तो ब्लॉक का अधिकतम वेग आपको ज्ञात करना है अभी, ठीक है ना। तो चलो अपन देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले अधिकतम प्रसार मतलब अधिकतम विस्थापन, और यह होता है अधिकतम वेग। तो अपन जानते हैं कि x का अवकलन कर देंगे तो क्या था आपके पास में v का अवकलन कर देंगे तो क्या होता आपके पास है a। तो जब ये 0 हो गया ना तो ये अधिकतम होगा। तो x अधिकतम कब होगा? जब v है वो क्या हो जाएगा बताओ, मैक्सिमम, सॉरी v 0 होगा। जब v क्या हो जाएगा आपके पास है 0, और जब a 0 हो जाएगा तो v मैक्सिमम हो जाएगा। तो वेग अधिकतम कब होगा? जब a 0 होगा। और a 0 कब होता है? जब फोर्स F है ना वो क्या होता है, भी 0 होता है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि F क्या हो जाएगा आपके पास में 0। ये बात हो गई भी। तो ब्लॉक को विरामावस्था से मुक्त किया जाता है। तो अधिकतम प्रसार तो तब होगा जब इसका वेग 0 होगा, और अधिकतम वेग तब होगा जब इसका त्वरण है वो क्या हो जाएगा आपके पास में 0 हो जाएगा। यानी इसमें लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या देगा, 0 देगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन अधिकतम प्रसार की बात करते हैं। तो देखो ध्यान से, ये ब्लॉक है, इसको मैं जैसे यहां से रिलीज करता हूं, इसका प्रारंभिक वेग कितना देगा 0। इसके बाद में जैसे मैं इसको यहां से रिलीज करता हूं, ये नीचे की तरफ गति स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। तो जैसे ही ब्लॉक यहां पर पहुंचता है तो इस स्थिति में ध्यान से इसका विस्थापन कितना देगा आपके पास है u0, तो अपन ने लिख रखा है। यहां से लेके यहां देगा विस्थापन है वो कितना देगा आपके पास x0। और इस स्थिति में इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स लग जाएगा mg, और ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग जाएगा आपके पास है k x0। तो इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग जाएगा mg, और ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग जाएगा k x0 लग जाएगा। तो ब्लॉक पे जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 होता है तो इस स्थिति में इसका त्वरण वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं साम्यावस्था या संतुलन की स्थिति। क्या बोलते हैं? संतुलन की स्थिति, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन बात करते हैं संतुलन की स्थिति। संतुलन अवस्था या साम्यावस्था में जो F नेट है वो कितना हो जाएगा, ब्लॉक पे 0 देगा, नेट फोर्स 0 देगा। तो इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है mg, और ऊपर की तरफ कितना लग रहा है k x0 लग रहा है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं mg बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है k x0। तो यहां से आपके पास x0 बराबर क्या हो जाएगा, mg बटे k। ये तो आपके पास x0 आ जाएगा। तो x0 कितना हो जाएगा, mg बटे k आ जाएगा। अब यहां पर देखो इस स्थिति में इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना है भी 0, तो त्वरण भी कितना हो जाएगा 0। तो इसका वेग क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो इस स्थिति में इसका जो वेग है
वो क्या हो जाएगा आपके पास अधिकतम, तो वी मैक्स हो गया। तो अधिकतम वेग अपन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं देवदान से, यहां से लेकर के यहां तक आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय लगानी है। तो कैसे लगा सकते हैं देवदान से, देखो जैसे इस ब्लॉक को मैं यहां से रिलीज करता हूं तो इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स लगता है कौन सा, mg। mg मैंने mg फोर्स नीचे की तरफ लगा दिया, और इसका नीचे की तरफ विस्थापन कितना हो जाएगा, x नॉट हो जाएगा, और x नॉट बराबर कितना हो जाएगा, mg बटा k। x नॉट बराबर कितना हो जाएगा, mg बटा k। और mg के द्वारा किया गया कार्य जो वो क्या हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव देगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल कितना हो जाएगा mg और विस्थापन कितना हो जाएगा mg बटा k, और वो भी नीचे की तरफ। तो बल और विस्थापन दोनों सेम डायरेक्शन में, इस कारण से वर्क डन कैसा हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव, ठीक है ना। ये तो mg का वर्क डन हो गया। अभी तो इसके अंदर x बराबर 0 है, बट जैसे ये ब्लॉक नीचे की तरफ गति स्टार्ट करेगा तो स्प्रिंग इस पर ऊपर की तरफ बल लगाना स्टार्ट कर देगी। तो स्प्रिंग का बल हो जाएगा ऊपर की तरफ और विस्थापन हो जाएगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग है इसका कार्य कैसा हो जाएगा बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव देगा। और स्प्रिंग का कार्य कितना था, माइनस का 1/2 kx स्क्वायर, 1/2 k x स्क्वायर। x स्क्वायर कितना देगा आपके पास, m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपके पास है, k स्क्वायर। ये कुल कार्य आ गया, बराबर क्या होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो 1/2 m, अंतिम वेग कितना देगा आपके पास में v मैक्स स्क्वायर, माइनस प्रारंभिक वेग कितना देगा आपके पास में 0। अब इसके बाद इसको अपन सोल्व करते हैं, तो क्या बन जाएगा देवदान से, m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k माइनस क्या देगा आपके पास m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन 2k। तो सोल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में देवदान से, m स्क्वायर, सोल्व करने पर m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपके पास में 2k बराबर क्या हो जाएगा 1/2 m, ये आपके पास है v मैक्स का स्क्वायर। तो m/2 से m/2 को अपन कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये कितना देगा आपके पास mg स्क्वायर अपॉन k। तो v मैक्स बराबर क्या बन जाएगा, यहां से सॉल्व करने पे इसको अपन लिख सकते हैं 1/2 m इंटू वी मैक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन 2k। 2 से 2 को और m से m को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से आपके पास v मैक्स बराबर भाई g स्क्वायर है, तो g स्क्वायर बाहर आकर के क्या बन जाएगा, g रूट ऑफ m बाई के हो गया ना, रूट ऑफ m बाई के हो गया भाई। ये तो आपके पास v मैक्स हो गया। अब आपको बोला जा रहा है अधिकतम प्रसार, तो अधिकतम प्रसार तब होगा जब इसका वेग कितना हो जाएगा, 0 देगा। क्या हो जाएगा, 0। तो अभी तो ध्यान से इसका वेग है वो क्या अधिकतम है, और जैसे मान के चलिएगा यहां पर पहुंचते ही इसका जो वेग है वो क्या हो जाता है आपके पास है 0। और जैसे इसका वेग 0 हो जाएगा ना, तो अब इसका ये जो विस्थापन है, इस विस्थापन को अपन क्या बोलेंगे भी, xm बोल देंगे। क्या बोलेंगे, xm, यानी अधिकतम विस्थापन आ चुका है। क्या आ चुका है, अधिकतम विस्थापन, ठीक है ना। तो फिर से अपन लगा देते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। कैसे लगाते हैं, तो ध्यान से देखो, इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है कौन सा भाई, mg, ये तो बल हो गया, और विस्थापन कितना देगा आपके पास xm। ये xm ही आपको कैलकुलेट करना है, तो ये आपके पास xm हो गया। mg बल भी नीचे की तरफ और xm विस्थापन भी नीचे की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में, इस कारण से कार्य क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक स्प्रिंग का जो बल है भाई, जैसे जैसे ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा वैसे वैसे स्प्रिंग के अंदर ऊपर की तरफ एक फोर्स जनरेट हो जाएगा। तो स्प्रिंग का जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, 1/2 kx स्क्वायर, और स्प्रिंग का बल ऊपर की तरफ, विस्थापन नीचे की तरफ, तो स्प्रिंग का कार्य कैसा हो जाएगा, नेगेटिव देगा। तो माइनस क्या देगा आपके पास 1/2 k xm स्क्वायर बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन अंतिम वेग कितना भी 0 और प्रारंभिक वेग भी कितना देगा आपके पास है 0। तो अंतिम गतिज ऊर्जा भी 0 और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा भी 0।
तो माइनस का इधर आकर के प्लस का बन जाएगा, एक्स एम से एक्स एम को अपन काट देंगे, तो यहां से आपके पास सोल्व करने पर क्या बन जाएगा, एक्स एम बराबर 2 mg अपॉन के, 2 mg अपॉन के आ गया अभी। अब जैसा कि अपन देख सकते हैं कि एक्स नॉट ये तो क्या हो देगा अभी, संतुलन की स्थिति में इसका विस्थापन हो देगा, और एक्स एम क्या हो देगा बताओ, इसका अधिकतम विरामावस्था में इसका विस्थापन हो जाएगा, नहीं अधिकतम प्रसार हो देगा। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि एक्स एम बराबर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि एक्स एम बराबर कितना होता है आपके पास, 2 टाइम्स ऑफ एक्स नॉट, ये चीज होगी भी। तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं ध्यान से। देखो यहां पर ये आपके पास कोई भी एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, के हो देगा, और यहाँ पे इसको है ना आपने इस पॉइंट एस से, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ एस, यहाँ से निलंबित कर रखा है, और स्प्रिंग के देखो यहाँ पे अपने पास कोई भी एक घर्षण छड़ है, एक रोड है, और इस रोड के पास में कोई फ्रिक्शन नहीं है, किसी प्रकार का यहाँ पे घर्षण मौजूद नहीं है। और फिर उसके बाद एस या ओ की डिस्टेंस कितनी आपके पास एल है। जब ये जो स्प्रिंग है इसके दूसरे सिरे पर अपन एक रिंग जोड़ रखी है, रिंग का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, और इसको अपन ने 53 डिग्री पे यहाँ पे फिक्स करके यहाँ पे रेस्ट में रख रखा है, इसको अपन ने विरामावस्था में पकड़ रखा है। यानी यूं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इसका जो प्रारंभिक वेग है 0 है। जैसे मैं इसको यहाँ से रिलीज करता हूँ तो ये जो रिंग है वो इस घर्षणी छड़ पर इस प्रकार से आगे की तरफ यूं गति करती है, और जैसे ये रिंग यहाँ पर पहुंचती है तो इसकी जो चाल है यही आपको पूछ रहा है भाई, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, यहां पे इस रिंग पे कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं। एक तो इस रिंग का नीचे की तरफ mg लग रहा है। अब इस रिंग का mg तो लग रहा है नीचे की तरफ, और ये रिंग गति कर रही है इस प्रकार से इधर की तरफ, तो mg और विस्थापन दोनों एक दूसरे के लंबवत दिशा में हो गए, तो mg का कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग जाएगा इस प्रकार से, यू ऊपर की तरफ, ठीक है ना, और ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग गया, अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ, गति इधर की तरफ, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल और विस्थापन भी दोनों एक दूसरे के लंबवत दिशा में। तो इस स्थिति में अभिलंब प्रतिक्रिया बल का जो कार्य वो भी कितना हो जाएगा आपके पास में, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। अब एक ही बल यहाँ पे बचा है, कौन सा बल, स्प्रिंग बल। तो स्प्रिंग बल का जो कार्य है वही आपको निकालना है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। mg का वर्क डन कितना देगा आपके पास में, 0, नॉर्मल का वर्क डन भी कितना देगा आपके पास में, 0, स्प्रिंग का वर्क डन कितना देगा, स्प्रिंग का वर्क डन 1/2 के का के। अब आपको क्या करना है अभी, एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर। तो क्या होता है अभी, एक्स स्क्वायर क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। यहां पे ये तो आपके पास में क्या होगा अभी, आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो आधार और कर्ण में संबंध किससे बताते हैं, cos थीटा से। तो cos 53 cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना देगा, L, और कर्ण कितना देगा आपके पास है, कर्ण L डैश, और cos 53 कितना होता है आपके पास है, 3/5। तो यहां से आपके पास है जो L डैश है, L डैश बराबर कितना देगा आपके पास है, 5L/3। तो L डैश बराबर कितना देगा आपके पास है, 5L/3 हो जाएगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस स्प्रिंग की जो वास्तविक लंबाई है वो तो कितनी आपके पास है, L है, और यहां से लेकर के यहां तक ये वाली जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी आपके पास है, 5L/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5L/3। तो
अगर आपको यहां से स्प्रिंग में प्रसार यानी x निकालना है तो x कितना देगा बताओ, एल डेस माइनस क्या देगा, एल हो जाएगा। तो 5L/3 माइनस एल बराबर क्या देगा आपके पास, 12/3 हो जाएगा। कितना देगा, 12/3। मतलब यहां पर अगर आपकी स्प्रिंग है वो प्राकृतिक लंबाई की स्थिति में है, तो यहां पे स्प्रिंग खींची हुई अवस्था में, इस स्थिति में इसकी लंबाई कितनी है, टोटल 5L/3। तो 5L/3 में से L को माइनस कर देंगे तो 12/3 आएगा, और ये 12/3 क्या हो जाएगा आपके पास, विस्थापन हो जाएगा यानी x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x। ठीक है ना। तो 1/2 किए x², x कितना हो जाएगा 12/3, तो 4L², 3 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास, 9 बराबर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना देगा, 1/2 m, अंतिम वेग कितना देगा आपके पास, v², और प्रारंभिक वेग कितना भी यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद इसको अपन सोल्व करते हैं। तो 2 से अपन क्या करेंगे, 2 को काट देंगे, और यहाँ पे कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ से आपके पास v² बराबर कितना देगा बताओ, यह आ जाएगा आपके पास 4kL² अपॉन 9m, 4kL² अपॉन 9m। सही लिख रहा हूं क्या मैं, 4kL² अपॉन 9m। तो यहां से आपके पास में v बराबर कितना देगा आपके पास, मतलब 2L/3। ठीक है ना, रूट ऑफ k/m। तो 2L/3 रूट ऑफ k/m, यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। तो ये दोनों बड़े शानदार क्वेश्चन थे। इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखें, समझें, नोट करें बेटा। चलिए बच्चों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है कि m बराबर 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर विरामावस्था से F बराबर 4t² बल t बराबर 4 सेकंड तक आरोपित किया जाता है। तो t बराबर 4 सेकंड पर बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। अब ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे लगने वाला जो बल है वो नियत की परिवर्ती है, बल यहाँ पे परिवर्ती है। कैसे, देखो ध्यान से। यहाँ पे F बराबर कितना दे रखा है आपको, 4t² दे रखा है, यानी जैसे जैसे टाइम चेंज होगा ना वैसे वैसे फोर्स भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि अगर बल स्थिति के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है तो इस स्थिति में F का x के सापेक्ष समाकलन करके अपन कार्य की गणना करते हैं, जो कि अपन ने पहले किया भी था। और मैंने आपको बताया था कि यदि आपका बल किसके सापेक्ष, विस्थापन के समय के सापेक्ष परिवर्तित होता है तो इस स्थिति में किए गए कार्य की गणना करने के लिए अपन कार्य ऊर्जा प्रमेय काम में लेंगे। और अब तो अपन कार्य ऊर्जा प्रमेय वो भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन। F बराबर 4t², तो t बराबर 4 सेकंड तक आपको बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। देखो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। बात अगर गतिज ऊर्जा की आती है तो इसके अंदर चाल या वेग की भी बात आती है। अब देखो बल है, द्रव्यमान है, त्वरण निकाल लो, और त्वरण है, त्वरण को समाकलित कर दोगे, समाकलन कर दोगे तो वेग आ जाएगा। बस बन गई बात, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अपन जानते हैं कि A बराबर कितना होता है, A बराबर F/m। F कितना देगा आपके पास, 4t² बटे m कितना देगा आपके पास है 2, तो बराबर कितना देगा आपके पास है 2t² देगा। क्या देगा, t²। ठीक है ना। ये तो A आ गया। और A को अपन क्या लिख सकते हैं, dv/dt। तो यहां से आपके पास है dv बराबर कितना देगा, 2t² dt। इंटीग्रेशन कर दो। सबसे पहले t बराबर 0, विरामावस्था से स्टार्ट होती है तो v बराबर कितना देगा 0। तो t बराबर t पर v बराबर v कितना देगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो dv का इंटीग्रेशन कर दो कि क्या देगा आपके पास में, v बराबर 2 का 2 देगा, और t² का समाकलन क्या होता है, t की पावर 3/3, t की पावर 3/3 हो गया भाई, t की पावर 3/3 हो गया।
और लिमिट अगर अपन पुट कर देंगे 0 से लेकर t तक, तो t³ माइनस 0 हो जाएगा, ये भी आ गया। सबसे पहले अपन देखते हैं t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर v1 बराबर कितना देगा आपके पास है 0, और इसके बाद t बराबर 4 सेकंड पर v2 बराबर, यहाँ पे t बराबर कितना पुट कर देंगे 4। अब ध्यान से देखना, देखो 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 इंटू 2 कितना देगा आपके पास 128, 128/3 मीटर पर सेकंड हो गया। तो आपको निकालना यहाँ पे कार्य बराबर क्या होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस क्या देगा v1 स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 m कितना देगा आपके पास 2, v2 कितना देगा आपके पास 128/3, इसका अपन होल स्क्वायर कर देंगे माइनस v1, यहाँ पर आपके पास v1 कितना दे रखा है भाई 0, तो 0 का अपन क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा बेटा। और यदि इसको अपन सोल्व कर देंगे तो इस स्थिति में आपके पास में इस बल के द्वारा 4 सेकंड में किया गया कार्य आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप आंसर निकाल देना, आंसर किस में आ जाएगा जूल में, दैट्स ऑल। तो मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि परिवर्ती बल है, या तो किसका फंक्शन हो सकता है स्थिति का फंक्शन हो सकता है, तो इस स्थिति में f का x के सापेक्ष आपको समाकलन करना है, और यह परिवर्ती बल है वो किसका फंक्शन हो सकता है भाई टाइम का फंक्शन हो सकता है, समय का फंक्शन हो सकता है। तो इस स्थिति में आपको क्वेश्चन किससे सोल्व करना है कार्य ऊर्जा प्रमेय की सहायता से सोल्व करना है, जो कि मैंने आपको करके बता दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक गोली है वो लकड़ी के एक प्लैंक को पार करने पर वेग का 1/10वां भाग खो देती है, गोली को विरामावस्था में लाने के लिए ऐसे कितने प्लैंक्स की आवश्यकता होगी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अब 1D के अंदर भी आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, आपने किया भी होगा, या तो हो गया होगा या नहीं हुआ। तो इसको गति की तीसरे समीकरण से भी अपन सोल्व कर सकते हैं, और इसको अपन यहाँ पे कार्य ऊर्जा प्रमेय की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलो करते हैं, देखो ध्यान से, ये कोई प्लैंक है लकड़ी का है, इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। कोई गोली आती है, गोली जब इसके अंदर एंटर करती है तो इस टाइम इसकी चाल कितनी होती है u, जब बाहर निकलती है तो इस टाइम इसकी चाल कितनी हो जाती है v, 1/10वां भाग को देती है। तो यहाँ पर आपके पास में v बराबर कितना देगा u माइनस कितना देगा u/10 बराबर कितना देगा आपके पास 9u/10 हो जाएगा, 9u/10 हो गया। अब ध्यान से देखना, देखो गोली का वेग यहाँ पे घट रहा है, तो ऑब्वियसली इस गोली पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, किसका इस लकड़ी के प्लैंक का अवमंदन बल, रिटार्डिंग फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ, क्योंकि गति इधर की तरफ तो प्लैंक पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है कितना F। तो यहाँ पे अपन एक समीकरण बना सकते हैं, क्या समीकरण बना देंगे, देखो यहाँ पे बल कितना देगा आपके पास F, यहाँ पे समीकरण बना देंगे बल कितना देगा आपके पास F, विस्थापन कितना देगा आपके पास x। यहाँ पे बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि गोली जा रही आगे बल पीछे लग रहा है। बातें सुननी पड़ेगी ध्यान से आपको, ठीक है ना, तभी आपको मालूम चल पाएगा। दिमाग आपका एकदम बिल्कुल फोकस में रहना चाहिए। तो माइनस में हो गया, माइनस का एफ हो गया। अब यार जिस बच्चे को ये भी मालूम नहीं है ना कि यहाँ पे मैंने माइनस का साइन क्यों लगाया, तो इस बात से एक ही चीज़ जाहिर होती है कि वो बच्चा मेरी बात को ध्यान से सुन ही नहीं रहा है। और जो बच्चा मेरी बात को ध्यान से सुनेगा नहीं यार, उसको तो फिजिक्स कैसे समझ में आ सकती है। फिजिक्स समझने के लिए तो आपको बिल्कुल एकदम आपका ध्यान है वो बोर्ड पे केंद्रित होना चाहिए। क्लास में देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन, इसमें ऑफलाइन में ऑनलाइन में कुछ नुकसान भी है तो कुछ फायदे भी हैं। कि जैसे मान के चलिएगा क्लास में 200 से 250 बच्चे बैठते हैं, टीचर ने आपको कोई टॉपिक पढ़ा दिया। अब इसके बाद में अगर आपके कोई डाउट आ गई, कोई भी चीज़ आपको दोबारा से पूछनी है, तो वहाँ पे आप है ना 200-250 बच्चों के बीच में खड़े होकर के, कई बच्चे होते हैं जो पूछने की हिम्मत नहीं करते, उनको शर्म शंका की वजह से
वो क्लास के अंदर बच्चे वो चीज़ को नहीं पूछ पाते कि सर ये चीज़ दोबारा से समझाना, दोबारा नहीं समझ पाते, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, उनका जैसे कोई टॉपिक है वो मिस हो जाता है किसी भी दिक्कत की वजह से, तो इस वजह से वो बच्चे हैं वो दूसरे दिन भी टीचर को जाके बोलते हैं कि सर ये टॉपिक मेरे को दोबारा से समझा दो। यार 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर टीचर ने 200-250 बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाया, क्या उतनी इंटेंसिटी के साथ में वो एक बच्चे को पढ़ा पाएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं। अगर अपन प्रैक्टिकली बात करते हैं तो नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक है ना, ये बात होगी। और तो अब देखो ध्यान से, ऑनलाइन में अपने को ये फैसिलिटी मिलती है कि जैसे कोई भी टॉपिक अगर आपकी समझ में नहीं है तो वीडियो को आप वापस पीछे करें, पीछे से देख लें, दोबारा से समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई टॉपिक जैसे मान के चलिएगा मैं आपको आज का लेक्चर पढ़ा रहा हूँ और आज के लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ कि देखो बच्चों, मैंने आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय वाला चैप्टर पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, सॉरी कार्य ऊर्जा प्रमेय वाला टॉपिक है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाया था। अब यार आपके दिमाग से स्लिप हो गया कि कार्य ऊर्जा प्रमेय वाला टॉपिक कौन सा था, हालांकि ये तो आपको आना ही चाहिए, बट फिर भी आपको दोबारा पढ़ना है तो आप पिछले लेक्चर के अंदर जाकर के दोबारा से उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ फैसिलिटीज भी आपको मिलती है जो आपको ऑफलाइन कोर्स में प्रैक्टिकली अगर अपन बात करें तो नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। तो आराम से बढ़िया एकदम आप अपनी जो स्टडी उसको आप इंजॉय करें, प्रॉपर आपको नोट्स बनाने, देखो ध्यान से, देखो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ आपको मैं, कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। बात नंबर 1, आपको आपका डेली का जो शेड्यूल है वो आपका फिक्स होना चाहिए। फिक्स होने का मतलब ये है कि अगर आप डेली सुबह 10 बजे से अगर आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं तो हमेशा आप 10 बजे से स्टार्ट करें, 8 बजे से स्टार्ट करते हैं तो 8 बजे से स्टार्ट करें। पढ़ाई को आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। ऐसा नहीं कि यार आज तो मैं ना मतलब मेरे चाचा जी के घर चला गया तो इस कारण से ना मैंने 10 बजे से क्लास स्टार्ट नहीं करके मैंने तो 1 बजे से क्लास स्टार्ट की, तो उससे फिर मज़ा नहीं आएगा बात का, ठीक है ना। आपकी क्लास का टाइमिंग है बिल्कुल एकदम फिक्स होना चाहिए हमेशा का, डेली का, ठीक है, बात नंबर 1। दूसरी बात, किसी एक सब्जेक्ट का वीडियो देखते टाइम आपको बीच में न के बराबर गैप लेना है भी, और आप पढ़ते टाइम ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे मतलब आपके फैमिली के मेंबर्स हैं वो कम ही घूमते फिरते हैं, क्योंकि वो अगर घूमते फिरते रहेंगे तो फिर उसके बाद में आपका जो ध्यान है, आपका कंसंट्रेशन है, वो क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा, और जिसकी वजह से आप प्रॉपरली अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये बातें आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अभी अपना कौन सा चैप्टर चल रहा है, वर्क एनर्जी पावर, यानी अभी अपन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, अभी फिजिक्स में बहुत कुछ बाकी पड़ा यार, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन कुछ भी कर सकते हैं अभी। दूसरी बात ये होगी कि आपको ऐसी जगह पे बैठ के वीडियो देखना है जहाँ पे किसी का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि अपने लेक्चर के अंदर किसी प्रकार का कोई गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी न के बराबर गैप होना चाहिए। 5 सेकंड 10 सेकंड का अगर हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ऐसा नहीं कि यार आधा लेक्चर देखा, 10 मिनट का लेक्चर देखा, उसके बाद में 20 मिनट आप मस्ती करने चले गए, या आपका कोई मनपसंद सीरियल आ रहा है टीवी पे या कोई मूवी आ रही है वो आप देखने लग गए, ठीक है ना, बीच में खाना खाने लग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे पढ़ाई नहीं होती यार। पढ़ाई तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए भाई। पढ़ाई को अगर आपने लास्ट प्रायोरिटी पे डाल दिया कि मान के इसलिए मम्मी ने बोल दिया कि बेटा खाना खा लो, आप बीच में खाना खाने लग गए, इसका मतलब खाना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई ना, पढ़ाई तो आपकी बाद की प्रायोरिटी में चलेगी, तो फिर उसके बाद में बात का मजा नहीं आएगा। अगली बात, जो भी आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसके अगर आप रिटर्न नोट्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे स्क्रीनशॉट लेना तो सबको आता ही होगा यार, इतनी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब जानते हो आप, तो स्क्रीनशॉट आप ले लें। जैसे मतलब मैं क्या करता हूँ कि पूरा बोर्ड है उसको भरने के बाद में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद में 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए साइड में चला जाता हूँ, तो उस दौरान आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। और स्क्रीनशॉट को आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, उसके आप अलग से फोल्डर बना सकते हैं, फाइल बना सकते हैं, वो आपकी ई नोट्स की फॉर्म में बन गए भी, ठीक है ना। और अगर लिखते हैं तो लिखने के लिए आपको क्या करना है, आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट नोट्स के रूप में, वो आप अपनी किसी नोटबुक के अंदर आप लिख सकते हैं भी। कोई जैसे फॉर्मूला है जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं, वो चीज़ आप उसके अंदर नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हर चैप्टर की आपके पास नोट्स होने चाहिए। फिर उसके बाद में डेली बेसिस पर आपको कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको हमेशा करने ही है, कम से कम बता रहा हूँ मैं, फिजिक्स के 15 से 20 क्वेश्चन आपको हमेशा करनी है भी।
ये आपका डेली का काम होना चाहिए, एक दिन भी इसके अंदर आपका गैप नहीं आना चाहिए बेटा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं वो क्वेश्चन आप इंस्टीट्यूट के अंदर भेजें, या आपके परिवार में कोई जैसे मतलब इस फील्ड से जुड़ा हुआ है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, उससे डिस्कस कर सकते हैं, या इंस्टीट्यूट में भेज करके यहाँ से आप सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और पेपर आपका माइनर पेपर होता है, तो माइनर पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं उन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से एकदम दोबारा से आप सोल्व करें। आपका क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, आपको उसका कारण पता होना चाहिए, तभी आपको बात का मजा आएगा भी, तभी आप में परफेक्शन आएगा, तभी आप में इम्प्रूवमेंट होगा, नहीं तो फिर जैसे हैं अपन वैसे रह जाएंगे, ठीक है ना। बाकी ऑनलाइन और ऑफलाइन इसमें कोई डिफरेंस नहीं है यार, हम ऑफलाइन क्लास के अंदर जैसे पढ़ाते हैं ना उससे भी ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा अच्छे से ऑनलाइन कोर्स है इसके अंदर पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो माइनस का एफ एक्स कि इस एफ के द्वारा किया गया कार्य आ गया, ठीक है ना। और कार्य बराबर क्या होता है अभी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन अपन निकाल देते हैं। कितना देगा आपके पास 1/2 m, अंतिम वेग कितना देगा 9u/10, तो कितना देगा आपके पास 81 u²/100 माइनस प्रारंभिक कितना देगा आपके पास u² हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इसमें इस चीज़ को माइनस करेंगे तो माइनस आ देगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपके पास बताओ 81 - 100 कितना देगा अभी 19 हो देगा ना। तो क्या बन जाएगा देवदान से एफ एक्स बराबर 81 - 100 कितना देगा 19, तो 19 mu² बट्टे क्या देगा आपके पास में 200 हो गया ना, 100 × 2 200, इक्वेशन नंबर 1 बन गया, देख लो कोई दिक्कत नहीं है ना। 19 mu² बटे 100 × 2 कितना देगा 200, ठीक है। अब गोली को विरामावस्था में लाने के लिए ऐसी कितने प्लैंक्स की आवश्यकता होगी, तो देखो ध्यान से, ये गोली है, ये एक प्लैंक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये डॉट 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 एनवा हो गया। तो एक की चौड़ाई कितनी देगी x, तो n की चौड़ाई कितना देगी आपके पास nx हो जाएगी, कितना देगी nx। यहाँ पे गोली का जो वेग है वो कितना है भाई u, और जैसे गोली यहाँ पर पहुँचती है वैसे इसका वेग v बराबर कितना हो जाता है 0 हो जाता है, वेग कितना हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। और पीछे की तरफ वही रिटार्डिंग फोर्स अवमंदन बल लगी रहे F लग रहा है, ठीक है। अब जो ध्यान से पीछे की तरफ बल कितना लग रहा है F, विस्थापन कितना हो रहा है बताओ nx, तो कितना देगा आपके पास माइनस का F × nx बराबर कार्य हो गया। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 1/2 m, अंतिम वेग कितना देगा 0, प्रारंभिक वेग कितना देगा आपके पास है u। तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा देवदान से n × fx बराबर क्या हो जाएगा 1/2 m × u², इक्वेशन नंबर 2 बन गया। इसके बाद में समीकरण 2 को अपन 1 से डिवाइड कर देंगे, 2 में 1 का भाग लगा देंगे, तो 2 में 1 का भाग लगा देंगे, fx से fx कट गया, तो ये आपके पास n बराबर क्या बन जाएगा देवदान से mu² से mu² को अपन काट देंगे, ठीक है ना। तो कितना बन जाएगा आपके पास है 100/19, 100/19 हो गया, देख लो सही तो लिख रहा हूँ, सही था ना 100/19 mu² गया 100/19 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है 19 × 5 95, 5 38 12 120, 5.26 आ गया। अब यहाँ पर आपको प्लैंक्स की संख्या पूछी जा रही है, तो प्लैंक्स की संख्या है तो 5 हो सकती है या 6 हो सकती है, 5 से तो काम चलेगा नहीं, 5 से ज्यादा, तो यहाँ पे n बराबर कितना लेना पड़ेगा आपको 6। तो कितने प्लैंक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको 6 प्लैंक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी भाई, ठीक है ना, ये चीज होगी। तो दोनों बड़े शानदार क्वेश्चंस थे, इनको आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, जो भी आपकी मर्जी।
चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या तो इसकी डेफिनेशन होती है और स्थितिज ऊर्जा कहाँ से आती है, ये मैं आपको कुछ कंसेप्ट से आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। कोई भी जैसे निकाय है ना, किसी भी निकाय में स्थिति या अभिविन्यास के कारण निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। एक तो स्थिति और एक होता है आपका अभिविन्यास। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्थिति की, बात करते हैं देवदान से। जैसे ये धरातल है h बराबर 0 पे, इसको अपन बोल देते हैं h बराबर 0। ये आपके पास हो जाएगा h1 और ये आपके पास क्या हो जाएगा इस प्रकार से h2। ये h2 हो गया। कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना भी m है, तो m द्रव्यमान की वस्तु को सबसे पहले अपन यहां पे रखते हैं। अपन यहां पे रख दिया। इसके बाद में एक वस्तु है जिसको अपन यहां पे रखते हैं, या इसी वस्तु को अपन यहां पर रख देते हैं। तो इस स्थिति में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या देगी, U1 बराबर कितना देगा आपके पास mgh1, और दूसरी स्थिति में U2 बराबर कितना देगा mgh2। तो इसी वस्तु की स्थिति अगर आप परिवर्तित कर दोगे, तो स्थिति परिवर्तित करने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा वो भी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो अलग अलग स्थिति में इसकी अलग अलग स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी इसकी स्थिति के कारण इसके पास जो एनर्जी आ रही है उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। अगले केस में अपन देखते हैं देवदान से। यही धरातल है, यही धरातल है, h बराबर 0 बोल देते हैं इसको अपन। अब ध्यान से देखना, तो इस पर एक तो वस्तु है ना, सबसे पहले तो अपन रखते हैं यूं, यहां पर रख देते हैं, यूं रख देते हैं। इस वस्तु का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास है m, और एक इस वस्तु को अपन इस प्रकार से यूं रख देते हैं, यूं खड़ा कर देते हैं इसको अपन। द्रव्यमान कितना आपके पास है, वही m है। पहली स्थिति में इसका सेंट्रोमास कहां पे भाई, यहां पे, और दूसरी स्थिति में इसका सेंट्रोमास कहां पे हो जाएगा, यहां पे। तो यहां पे ये वाली जो हाइट है, इस वाली हाइट को h1 बोल देंगे, इस हाइट को अपन h2 बोल देंगे। तो U1 बराबर कितना देगा आपके पास mgh1, और U2 बराबर कितना देगा mgh2 देगा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि सेंट्रोमास है, पहली स्थिति में कम हाइट पर है, दूसरी स्थिति में ज्यादा हाइट पर है। हालांकि वस्तु की जो स्थिति है वो तो ग्राउंड पे, धरातल पे रखी हुई है, स्थिति एक ही है, बट इसका जो अभिविन्यास है वो मैंने चेंज कर दिया। पहले इसका अभिविन्यास यूं था, बाद में इसका अभिविन्यास मैंने यूं कर दिया। तो जैसे इसका अभिविन्यास यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करूंगा, तो उसकी वजह से इसके पास में जो एनर्जी आएगी उस एनर्जी को अपन क्या बोल देंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, पोटेंशियल एनर्जी। अब देवदान से एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। देखो, दो प्रकार के बल होते हैं, एक तो होता है संरक्षी बल, एक होता है असंरक्षी बल। ये क्या होते हैं मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अब संरक्षी बल होते हैं ना, उनके अगेंस्ट किया गया जो कार्य है उस कार्य को अपन क्या बोलते हैं भाई, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे द्वारा
संरक्षी बलों के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यानी कार्य किसके द्वारा होना चाहिए? हमारे द्वारा। और संरक्षी बलों के विरुद्ध, संरक्षी बलों के विरुद्ध अपन जो कार्य करते हैं ना, वो इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि करता है बेटा। ठीक है ना, ये चीज होगी भी। तो अपन बोल सकते हैं उदाहरण से, हमारे द्वारा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या देगा आपके पास? डेल्टा यू बराबर क्या देगा आपके पास? U2 माइनस U1 बराबर क्या देगा आपके पास में? हमारे द्वारा FC वेक्टर डॉट dr वेक्टर फ्रॉम R1 टू R2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अपन कौन सा ले रहे हैं? FC यानी संरक्षी बल हो गया। तो ये तो संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य हो गया, और हमारे द्वारा किया गया कार्य माइनस के बराबर हो जाएगा, तो माइनस लगा देंगे अपन। ठीक है ना, ये चीज होगी बेटा। इसके बाद उदाहरण से आपको चीज बता देता हूं मैं कि जो स्थितिज ऊर्जा है, इसका मात्रक व विमा है वो तो कार्य के समान होती है, W के समान। ये भी क्या होती है आपके पास? अदिश राशि। क्या होती है? अदिश राशि। अदिश राशि है ये, और ये एक सापेक्ष राशि भी है, रिलेटिव क्वांटिटी भी है। क्योंकि जैसे इस पोटेंशियल एनर्जी की अपन बात करते हैं इसकी, तो यहां पर अगर अपन ने H बराबर 0 लिया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh1। और अगर कोई आदमी यहां पे आके बैठ जाए तो इस स्थिति में इसके सापेक्ष इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 0। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो धरातल के सापेक्ष इसके सापेक्ष अगर अपन बात करते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh1, और यहाँ की सापेक्ष अगर अपन बात करते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपके पास में? 0। ठीक है ना, ये चीज होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एक प्रकार की सापेक्ष राशि होती है। क्या होती है? सापेक्ष राशि। ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि बल तथा स्थितिज ऊर्जा में संबंध है। बल और स्थितिज ऊर्जा के बीच में संबंध मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या बनता है? ध्यान से देखना। देखो, संरक्षी बल F बराबर माइनस का डेल ऑपरेटर इंटू यू हो जाएगा। अब ये क्या होता है? ये इसको अपन बोलते हैं डेल संकारक। ये क्या होता है आपके पास? डेल अपॉन डेल एक्स आई के एफ के एफ हो गया। तो यहां से एफ फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का तो माइनस लग गया, इसको अपन ये लिख देंगे और यू को अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स आई के एफ, डेल यू अपॉन डेल वाई जे के एफ, डेल यू अपॉन डेल जेड के एफ हो गया। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं? एफ वेक्टर बराबर माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स आई के एफ, इसको अपन बोलेंगे एफ एक्स आई के एफ वाई जे के एफ जेड के एफ हो गया।
अब यहां पर मैंने एफ एक्स किसको लिखा, एफ एक्स, ये देखा आपके पास माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये एफ एक्स हो गया। अब इसके बाद माइनस का तो माइनस हो गया। अगर ये आपके पास है डी यू अपॉन डी एक्स बनता तो इसको अपन बोलते हैं यू का एक्स के सापेक्ष अवकलन। बट ये डेल आ रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, आंशिक अवकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंशिक अवकलन। और आंशिक अवकलन अपन कैसे करते हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर पे सिखाने वाला हूँ। ये बात बता करके मैं आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करूंगा। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, u का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा आपके पास, आंशिक अवकलन हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई, और एफ जेड क्या हो जाएगा, माइनस का डेल यू अपॉन डेल जेड हो जाएगा। ठीक है ना, चलो लिख भी देता हूं। एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी ये क्या बन जाएगा अभी, यू का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन। और इसी प्रकार से एफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का डेल यू अपॉन डेल जेड, ये बन जाएगा यू का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन हो जाएगा अभी। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना, देखो बेटा बल तथा स्थितिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मैं तो आपको ये कहता हूं कि ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लो। चलो लिख देता हूं इसके पास में, ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लो भाई। और इस पर आधारित जो क्वेश्चन है वो अपन अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, ये चीज। तो बच्चों आज का लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टार्ट करवा दी है। और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जितना भी मैंने आपको बताया है ये आप अगले लेक्चर पर बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयार कर लेना भाई। जो मैंने आपको अब तक पढ़ा दिया है वो आप अगले लेक्चर तक अच्छे से एकदम बिल्कुल प्रिपेयर करके तैयार करके आना। ठीक है बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।